बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा 24 न्यूज़ पर। क्या हाल है नाजरीन, कैसी तबीयत है? और जो लाहौर में है, जो कराची में है, जो इस्लामाबाद में, सबको बहुत बहुत आज की सुबह, आज का दिन मुबारक हो। क्योंकि देखिए कल कितनी खुशी का दिन था, कल कितना अच्छा दिन था। मैं आपको बताऊँ, अरशद नदीम, क्या बात है अरशद भाई, ज़बरदस्त छा गए भाई। आप तो शहजादे बन गए सीरियसली। क्या आपकी एंट्री हुई है पाकिस्तान में, क्या एयरपोर्ट पे जश्न था, क्या लोगों का जोशो वलवला था। इतना बड़ा इस्तकबाल आज तक की हिस्ट्री में किसी का नहीं किया गया जिस तरीके से अरशद नदीम का वेलकम किया गया पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे। लोग पागल हुए हुए थे, दीवाने हुए हुए थे अरशद नदीम के पीछे। इतनी आवाम, इतना झनकट्टा, इतना खूबसूरत वेलकम। कोई फूल लेके आया, कोई झंडियाँ लेकर आया, कोई प्यार लेकर आया, कोई दुआएं लेकर आई। अच्छा मैं आपको बताऊं, अरशद नदीम के लिए पूरी दुनिया आई, मगर उन दुनिया में जो सबसे मुझे प्यारी चीज़ें लगी ना, कि लोगों की माएँ साथ आई उनको प्यार, मोहब्बत और दुआएं देने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब अरशद नदीम जीते थे तो उनकी जो वालदा थी, उनसे पूछा गया कि अब आप क्या करेंगी जब अरशद नदीम को देखेंगी, तो कहा क्या होगा, तो आगे से ने कहा था मैं अपने बेटे के लिए फूल लेकर जाऊंगी। कितनी खूबसूरत चीज़ है। देखिए मिसाल है अरशद नदीम दूसरों के लिए। इस तरह की कोई भी मंजिल हो तो आपने घबराना नहीं है। आपके ख्वाब होने चाहिए, आपके ड्रीम्स जो है आपने उसको किस तरह से फुलफ़िल करना है, किस तरह अपने ड्रीम को लेके चलना है। वो देखे यार, ओह माय गॉड, माशाल्लाह यार, दीवानगी चेक करें, प्यार चेक करें। मतलब इतना बड़ा जश्न, इतनी बड़ी एंट्री जब पाकिस्तान के सरजमीन पर उन्होंने ऐसे कदम रखा, दुनिया तो झूम उठी। मैं फुटेज देख रही हूँ, साथ साथ आपको बता रही हूँ। देखें, चाहे किसी भी महकमे से लोग हैं, आपको पता है बड़े मज़े की बातें बताती हूँ। बिजली, गैस, पानी, तीनों चीज़ें लाइफ टाइम, पेट्रोल भी इनका फ्री कर दिया है। He is not going to pay for lifetime his बिजली, पानी, पेट्रोल, गैस. He will not pay a penny for this. यार कितनी बड़ी बात है। सारी ज़िंदगी हम इसी चीज़ के लिए कमा रहे, देखा जाए तो ये तो इनके लिए फ्री हो गया। और मैं इसी बात बताऊँ, इनको देखें 1 करोड़ रुपए कैश, ठीक है। फिर इनको कोई एक कनाल का जो है ना इनाम दिया, एक सोसाइटी वाले, उन्होंने 1 कनाल का प्लॉट इनको ऐसे इनाम दिया। 5 करोड़ रुपए उसके ऊपर जो लागत आएगी, जो भी बनेगा वो, जिस तरीके से घर उसका उनका खूबसूरत पूरी कंस्ट्रक्शन होगी, उसके लिए 5 करोड़ रुपए का भी इनाम, ठीक है। और ये देखें किस तरीके से ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या है। ओह बैंड खड़ा है यार एंट्री की, ये देखो। ओह वाह यार जब वो आए तो वाटर कैनन से पानी फेंका गया उनके ऊपर है। पूरे जहाज पे वाटर कैनन से पानी फेंका गया है जैसे ही जहाज लैंड हुआ ना। वाह, देखे हुकूमती नुमाइंदे, आम पब्लिक, एवरीबडी इज़ देयर, पुलिस एहलकार से लेके। मगर मैं बताऊँ, इससे एक सबक ज़रूर है कि जब आप मेहनत कर रहे होते हैं ना कामयाबी से पहले, तो कोई आपके साथ तो नहीं होता, अकेले ही होते हैं आप। और आपके करीबी बस माँ बाप होते हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले आपके करीब होते हैं। मगर जब आप कामयाब हो जाते हैं ना, तो पूरी दुनिया आपके पीछे होती है। इस तरह देखें, जब वो अकेले थे, कोई नहीं था उनके पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था उनके पास खाने पीने के लिए, सफ़र करने के लिए। और ये मैं आपको बताऊँ, ये मेज़ा, इसके बारे में बताती हूँ। ये जो मेज़ा फेंकते हैं ना, इसमें ना इस तरह उंगलियों में, मेरे इसको क्लोज देखिएगा, ये जेवलिन फेंकते हैं ना, ये 2 उंगलियां और ये 2 उंगलियां, इसके बीच में ना ये गैप रखना होता है। अब पूछे क्यों? जब ये थ्रो करते हैं ना जेवलिन, तो इसके बीच में, इन 2 उंगलियों के बीच में ऐसे गैप होता है। वाई? बिकॉज जब वो इसको फेंकते हैं ना, थ्रो करते हैं, तो उसकी थ्रो तेज़ी से हैवी होती है। वाई? बिकॉज इससे ना एक थ्रो बहुत प्रेशर से निकलता है। और मैं आपको बताऊँ, ये वाला जैसे एक, ये जो है ना आपका शोल्डर, ये रह जाता होता है। इसमें इसको फ्लेक्सिबल करने के लिए इसमें बड़ी प्रैक्टिस, बड़ी जान चीज़ें चाहिए होती हैं। और मैं आपको बताऊं, इस बच्चे को, अरशद नदीम को, ग़िज़ाएँ चाहिए होती होंगी यार।
खाना, ग़िज़ा, प्रोटीन, पता नहीं क्या क्या चाहिए होता होगा। मुझे तो नहीं लगता इस बच्चे ने कोई प्रोटीन शेक पिए होंगे, कोई ऐसे मल्टीविटामिन्स खाए होंगे, कोई ऐसी चीज़ें खाई होंगी जो माँ के हाथ की, मुझे लगता है देसी घी की चिपड़ी रोटियाँ। ये वो मेरा तो बस चले, जब इंटरव्यू सबसे पहले मैंने इनसे पूछना है आपकी डाइट क्या थी भाई, इतने तो इनके पास नहीं थे, इंतज़ामात नहीं थे। मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह की इन्होंने चीज़ें वो खाई होंगी, इनके पास इतने पैसे होंगे और इतने अखराजात ये चीज़ें अफोर्ड कर सकोगे अपनी डाइट के लिए। एक बॉडी बिल्डर को अगर आप देखें, ये जो एक्सरसाइज करता है बंदा, जो जिम जाता है, उसके बड़े खर्चे होते हैं, बड़ी वाइटामिन्स, उसकी चीज़ें, उसकी एक्सरसाइज। इस बंदे ने खेतों में, इस बंदे ने गर्मी में, पसीने में पागलों की तरह भागना। जुनून है ना, जुनून, जुनून आपको बस पैशन वही आपको कामयाब कराता है। या अल्लाह, वो फुटेजेस मैं देखी थी ना, हमारे शो पे चली थी, जब इनके लिए एक मोबाइल फ़ोन की कंपनी थी जिन्होंने गाना बनाया था हमारे पास यहाँ पे, जब चला तो मेरे तो रोंगटे उड़ गए थे। मैं तो सीरियसली इतनी इम्प्रेस हुई। एक बात बताऊँ, कोई ज़िंदगी में कुछ भी कर ले, इतनी अच्छी अचीवमेंट ना बहुत मुश्किल से मिलती है। अच्छा, साथ में एक बात बताऊँ, किस्मत और दुआएं भी शामिल है। ये नहीं है कि इन्होंने दुआएं, ये तो बहुत ही कोई नेक औलाद होंगी, अपने माँ की बहुत फर्माबरदार औलाद, जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया में इन्होंने पाकिस्तान का झंडा सरबुलंद कर दिया। जहाँ पे इतने परेशान थे बिजली को लेके, पानी को लेके, गैस को लेके, महंगाई को लेके, हम सारे पाकिस्तानी कितने परेशान थे, इतने डिप्रेशन में एक ठंडी आह का साथ दिया उन्होंने। ब्रेक लीजिएगा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, 14 अगस्त की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। रंगारंग जो है खुशियां मनाई जा रही हैं, हरे रंग की झंडियां, हरे रंग के कपड़े लोग तैयार करवा रहे हैं, लोग अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। हरी चूड़ियाँ मैं भी लेकर आई हूँ, हरी चूड़ियाँ। खुद सा लिबर्टी मार्केट गई थी, वहाँ से मैंने बड़ी सारी खूबसूरत खूबसूरत चूड़ियाँ ली, हरे रंग की चूड़ियाँ ली, मैंने सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ ली, फलाल ने ली, फिर कुछ कपड़े बनवाने के लिए दिए। हरे रंग के कपड़ों की खुशी कुछ और होती है, पता नहीं कितना अच्छा लगता है। हर कोई घर में जो है ना हरे रंग का जोड़ा पहन लेते हैं, जिसकी हरे रंग की शर्ट होती है वो लोग ले लेते हैं। छोटी छोटी झंडियाँ जो है ना वो लगाई जाती है। अच्छा, हमारे घर में ना पहले ये होता था कि वो जो लई होती है ना आटे की थोड़ी सी हम लोग गूंथते थे लई, उसको ये कहते हैं कि हल्का सा गीला गीला लेस वाला आटा, जो हम जैसे मास्क वास्क नहीं लगाते चेहरे पे, उस तरीके के फॉर्म में आटे को गीला करके अच्छी तरीके से वो झंडियाँ हम लेकर आते थे। एक लंबा सा सूतर वाला धागा लेते थे और उसमें दूर 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 करके ना हम ऐसे झंडियाँ चिपकाते थे और सारा दिन बच्चे लगे पड़े होते थे। ठीक है, सारा दिन हम यही करते थे, झंडियाँ बनाते थे, झंडियाँ लगाते थे, कभी पेंटिंग करते थे। अच्छा, घर में लड़ाइयाँ होती थी कि झंडे की जो पेंटिंग जिसने की है ना उसका झंडा लगेगा उसके कमरे में, कमरे के बाहर, गाड़ी के बाहर झंडियाँ। ठीक है, गाड़ी को पूरा सजा देते थे। हम इतनी अच्छी मनाते थे 14 अगस्त। अच्छा, रात को चिरागा भी करते थे, है ना, रात को चिरागा, इतने सारे चिरागे लाते थे झंडियों से। और जिसके घर में सबसे बड़ा झंडा लगा होता था ना, उसके घर में एक बार जरूर जाते थे, बैल बजाते थे और कहते थे आंटी सलाम अलैकुम, झंडी देखने आए हैं। बड़ी वो हम फिर जाके बात करते थे, आंटी हमारे घर में तो इससे भी बड़ा झंडा है। अच्छा, मगर मैं आपको बताऊँ आज जो है क्या हो रहा है कि आज हमारे पास भी है। क्या समझते हैं, मेरे पास नहीं है। मैंने कहा आज ये बजाई जा रही है चीज़ें, मैं आपके सामने ये इसलिए बजाने के लिए आई हूँ और इसलिए बताने, अभी पहले आपने पहले इसका साउंड सुनना, फिर मैं इस पर बात करूँगी। मैं बजाऊँगी, पता कैसे चलेगा, है ना जी भैया, ऐसे ही होता है, ऐसे ही है फूक। क्या ये है, ये सुने, ये क्या है, मज़ा तो आ रहा है मगर ये है क्या यार। अब देखें, लोग बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, ठीक है, कोई सो रहा होता है, किसी की नींद पूरी नहीं होती। अच्छा, लोग ना भाई इधर आना जल्दी 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 जल्दी। और तो और ज़्यादा बदतमीज़ी क्या होती है, दोस्त यार गुजर रहे हैं, गली मोहल्ले में गुजर रहे हैं, कज़न्स आए हुए, उधर देखो भाई ये क्या है, उधर देखो, उधर देखो तुम। कैसा लगा, कैसी तकलीफ हुई, कान बंद हो गए, हुआ ना। ये क्या बदतमीजी है यार, मैं कर सकती हूँ, आप लोग ना कीजिएगा यार, गलत बात है। मतलब करनी नहीं है, ये मैंने इसीलिए करके दिखाई है ताकि नहीं करनी,
इस पे पक्का पक्का बैन लगाए, इसको तोड़ो तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको आज के बाद ये चीजें नहीं चलेंगी। गवर्नमेंट ने भी बैन लगा दिया, तोड़ दो इसको। गंदी चीजें, खराब चीजें, गंदी चीजों को प्रमोट करते हैं हम लोग। नहीं, इसके बेहतर आप लोग पौधे लगाएं। वो मुझे कितनी अच्छी बात लगी भूषण अंसारी जी की, वो कहती हैं यार इस दफ़ा ये जो झंडियाँ हैं, बल्कि इसके ऊपर भी खर्चा करने के बजाय आप लोग हरियाली तो दिखानी है, हरियाली खुशी है, तो वाई नॉट हम पौधे लगाएं। तो पौधे लगाएं ना, जो झंडी नहीं अफोर्ड कर सकता वो पौधे लगा दे। देखिए हरियाली दिखानी है, हरा हरा पाकिस्तान, ग्रीन ग्रीन पाकिस्तान, ये खूबसूरती हमारी तैयारी करनी है। अगर 14 अगस्त की तो ये करें, पूरे पाकिस्तान को छाँव दें, पा की बजाय छाँ करें पौधे लगा के। यार पौधे लगाएं यार, अच्छा लगेगा। हरियाली, पाकिस्तान में ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ गर्मी है, इतने सारे कोई ना कोई इन्फेक्शंस खड़े हो जाते हैं, इस वजह से भी खड़े हो जाते हैं ना, इच्छाधारी इन्फेक्शंस हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में, इस वजह से भी, क्योंकि हमारे पास है क्या बीमारियों के अलावा यहाँ पे, एक तो वैसी सेहत कोई नहीं है। और आखिरी बात, आज के बाद अगर किसी ने बाजा बजाया ना, मैं उसकी बजा दूंगी। खबरदार जो किसी ने बाजा बजाया, बदतमीजी की हद होती है, तुम लोग को बिल्कुल शर्म, कोई गैरत ख़त्म हो गई। 14 अगस्त मनाए, पाकिस्तान का ख्याल रखें, घर से बाहर कूड़ा ना फेंकें, ठीक है, और ख़ास तौर पे दूसरे के घर में, कानून की पाबंदी करें, खिलाफ वर्जी ना करें। ये जो आप ट्रैफिक में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, कौन किसके घर में कैसे सो रहा है, बीमार है, कि आपके घर में बुज़ुर्ग नहीं है, सबके घर में बुज़ुर्ग होते हैं, कोई ना कोई बीमार होता है। इस तरह के पोपो बजाने से आपको नहीं लगता कि किसी की सेहत पर असर करेगा? कोई दिल का कमज़ोर हो, कोई बीमार हो, रास्ते में जब गाड़ी से निकलो तो शोर कितना होता है बदतमीज़ी का ट्रैफिक पे। अरे करें शोर, आवाज़ से खुशी से पाकिस्तान के तराने गाएं, ये सब कुछ करें, गाने गाएं, गाने गाते हुए जाएं, गाड़ियों में सुने, ये कान के अंदर जाके बजता है यार। बाइक वाले पैं 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 करके बजा रहे हैं, गाड़ी में कोई मरीज़ जा रहा है, कोई लोग जा रहे हैं, कोई पेशेंट जा रहा है, ट्रैफिक पे कोई एहसास ही किसी को नहीं होता। बंद कर दिया, बैन कर दिया, तोड़ो, फेंको उसको, यहाँ से कचरे में डालो, कचरे में भी इसकी जगह नहीं है, इतनी बुरी तरीके से बचता है लोगों को कान में जाके। खबरदार जो आज के बाद किसी ने बचाया, मैंने बता दिया। 14 अगस्त बहुत अच्छी तरीके से मनानी है, ठीक है। खाना पकाए, हरे रंग का पालक बनाए, धनिया गोश्त बनाए, सुरीले खाने बनाए, करेले गोश्त बनाए, ऐसे खाने बनाएं, हरे हरे खाने बनाएं, हरे हरे पौधे लगाएं, ठीक है। पापा के बजाय छाछा करें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, ज़बरदस्त मेहमान हमारे पास मौजूद है और हम आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ना, फिर मैं बाद में उनको मुतारिफ़ करवाऊंगी। देखिए, हर इंसान को किसी ना किसी चीज़ से फ़ोबिया होता है। किसी को जीत का फ़ोबिया, किसी को हार का फ़ोबिया, किसी को खाने का फ़ोबिया, किसी को ऊंचे पहाड़ पे चढ़ने का फ़ोबिया है कि डर जाते हैं, मर जाते हैं, ऊंचाई से घबरा जाते हैं। किसी को बंद कमरे से फ़ोबिया है, किसी को छुपकली से फ़ोबिया है, किसी को कॉकरोच से फ़ोबिया है, किसी को वाइट सिर्फ सिंपल दूध पीने से फ़ोबिया है, और किसी को कोई भी कोई चीज़ खाएंगे ना कहेंगे पी लूँ, फ़ोबिया है। ऐसे ऐसे स्टूपिड फ़ोबियाज़ बहुत सारे हैं जिसकी वजह से हमने अपनी ज़िंदगी को ज़बरदस्ती अजियत में रखा हुआ है। जहाज़ में बैठे होते हैं, उनको लगता है भी जहाज़ गिर जाएगा, जहाज़ चल रहा है, सही है, पायलट सही है, सब सही है, बाकी भी मुसाफिर हैं, बाकी अल्लाह तवक्कल, जाहिर सी बात है। एक इंजन लगा हुआ है, एक अजीब सी चीज़ है जो हवा में उड़ा के आपको लेके जा रही है, ठीक है। जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप उड़ के जाएंगे, वो कहानियों से आप उड़ के जा रहे हैं जहाज़ के ज़रिए ही सही, मगर थोड़ा सा हल्का सा तो घबराहट होती है। मगर कुछ लोग ना विंडो सीट पर उनको बिठा दो तो फ़ौरन अगर आप उनके बराबर में बैठे हैं तो उसके बाद वो आपको ऐसे पकड़ लेते हैं, चाहे आप उनके भाई हो, बहन हो या कुछ भी ना हो, फिर भी आपको पकड़ लेते और कहते हैं हो गया। ऐसी ऐसी हरकतें हो जाती हैं, उनकी सांसें रुक जाती हैं, मरने का मुकाम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें। पानी में कुछ लोग नहाते हुए उनको बड़ा डर लगता है, कुएं में नहीं जा सकते, ठीक है, डरते हैं कुएं में कूद जाएंगे। कुछ लोग तो शावर में नहीं नहाते, वो पता है शावर में जैसे खड़े होते हैं नहाने के लिए तो शॉपर पहन लेते हैं। मैंने किसी से पूछा कि बहन ये तुम शॉपर क्यों पहन लेती हो जब शावर के नीचे आती हो? तो कहती है मेरी अक्ल में पानी ना पड़ जाए। डॉक्टर साहब हमारे पास मौजूद है, ज़बरदस्त किस्म के हसन आबिद साहब, साइकोलॉजिस्ट हैं और ऐसे पागलों का इलाज करना जानते हैं। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा इतना पागलपन। वैसे द लास्ट वन वाज वेरी गुड कि वो अकल में पानी ना पड़ जाए। ये तो मुंह से निकल गया, इतनी तो मैं भी अकलमंद नहीं हूँ। तो ये बताइए ना, इतने सारे फोबियाज, पहले तो थोड़ा सा बता दे कितने को किस्म के फोबिया हैं, कितनी कोई इकसाम है? देखिए, जिस चीज़ से आपको डर लगता है और इस कदर डर लगता है कि आपसे कंट्रोल नहीं होती वो डर वाली फीलिंग, तो वो चीज़ से आपको एक फ़ोबिया क्रिएट हो जाता है।
फोबिया बेसिकली एक फीलिंग को कहते हैं आप, और वो फीलिंग ऐसी है जो कि फियर से ज़्यादा आगे एक्सट्रीम फियर पे चली जाती है। फियर का होना बहुत ज़रूरी है, यानी डर का होना। डर के होने से आप बहुत सारी अपने एक्सप्रेशंस को, अपने आप को कंट्रोल करते हैं। जैसे आपको एक्सीडेंट होने का डर है तो आप गाड़ी ध्यान से चलाते हैं, लेकिन अगर आपका वो डर इतने एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा कि वो आपको स्ट्रेस देना शुरू हो जाएगा। कोई ऐसा डर जिसका आप ध्यान रखें, जिसकी प्रिकॉशंस अच्छी हों, एहतियात रखें, उस तक ठीक है, मतलब उसका ठीक है बिल्कुल। उसके बाद आप जब स्टीट कर जाते हैं, ज़्यादा हो जाता है, दैट इज़ बैड। यस, जब आप उसके बारे में इतना सोचते हैं, इतना प्रोसेस करते हैं उसको कि वो आपके ऊपर, आपके असाब हावी हो जाता है। उसे फोबिया कहते हैं। जी, उसे फोबिया कहते हैं। ओह, और ये कुछ ऐसी एग्जांपल बता दें कि देखिए, फोबिया सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होता कैसे है। ये एक बैड एक्सपीरियंस की वजह से होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बहुत साल पहले एक एयर ब्लू का तैयारा जो था वो मार्गला हिल्स में जाके क्रैश हो गया। सीरियसली। अब जिसने उसको देखा है और उसको कवर किया है, या टीवी पे देखा है या लाइव देखा है, उनको एरोफोबिया हो गया कि वो प्लेन में सफर करने से डरते हैं। अच्छा, दैट इज कॉल्ड एरोफोबिया। इसी तरह पायरोफोबिया कि अगर आपको आग लगने से डर है कि कहीं आग लग गई तो मैं ना जल जाऊं। अच्छा, आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ या आपने कहीं देखा, इवन आपने मूवी में देखा या आपको कोई ख्वाब आया, तो ये इट इज ऑलवेज कनेक्टेड विद अ फीलिंग या एक्सपीरियंस। रनोफोबिया क्या होता है? कौन सा? रनोफोबिया। रनोफोबिया, इसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैंने कहा एरोफोबिया। नहीं 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 और ये आई सब हर थॉट कि चीज के हिसाब से ये तो कोई मैंने चीज है कहा जिसका मुझे नहीं रनोफोबिया, पता। भागने का फोबिया भी। नहीं नहीं नहीं। सो बेसिकली फोबिया जो है वो मैंने जैसे आपको बताया कि किसी ऐसी चीज़ से आपको डर लगे जिस डर के बाद आप उसको अवॉइड करना शुरू करते हैं, और वो अवॉइडेंस इस लेवल पे पहुंच जाए कि आपकी रूटीन लाइफ के जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएं। जैसे अगर आपको हाइट फोबिया है, अब हाइट फोबिया है और आपका जो ऑफिस है वो किसी हायर फ्लोर पे है, तो वहाँ पे आपको जाने के लिए लिफ्ट यूज़ करनी है। आपको लिफ्ट का भी फोबिया है कि आप क्लॉस्ट्रोफोबिया कि आप बंद स्पेसेस वाली जगहों पे नहीं जा सकते हैं। तो एक तो आप स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाते हैं, फिर आप हाइट से नीचे नहीं देख पाते हैं क्योंकि आपको हाइट फोबिया है। कि लोगों को वाटर फोबिया होता है, हो सकता है उनका कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ हो कि उन्होंने किसी को डूबते हुए देखा है या वो खुद डूबने वाले थे बचपन में, तो तब से उनका वो फोबिया बन जाता है और फिर वो उसको अवॉइड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके कज़न्स या आपके फ्रेंड्स एक प्लान बना रहे हैं कि हम ट्रैवल करके जाएंगे नॉर्दर्न एरियाज़ में, वहाँ जाके पैराग्लाइड करेंगे। अब इस बंदे को पता है जिसको हाइट फोबिया है कि मैं भी साथ जा रहा हूँ। अब ये बाकी सारी चीज़ें तो एंजॉय करना चाहता है बट वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। अब नाउ जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्सन कि वो प्रोसेस कर रहा है इसको कि मैं जाऊँगा, ये मुझे कहेंगे। अब वो प्रोसेस कर रहा है और उसको एंजाइटी हो रही है और उसको एक्सट्रीम फियर हो रहा है और वो होता जा रहा है। और जब अब कंटिन्यूसली होता जाएगा तो वो बाकी उसकी एपेटाइट लूज़ हो जाएगी, उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। सो यू नो इट स्टार्ट अफेक्टिंग एवरी फंक्शन ऑफ योर बॉडी, योर ब्रेन। कुछ लोगों को पीने से भी होता है फोबिया, जैसे दूध पी लेंगे तो उनको लगता है कि नहीं बस अभी उल्टी हो जाएगी। इस उल्टी के डर से वो फोबिया ही हुआ ना कि बस मैं नहीं पी सकूंगा, वाइट प्योर मिल्क नहीं पी सकता, चिकन नहीं खा सकता। कुछ लोग कहते हैं मैं अंडा नहीं खा सकता, मेरी बेटी फराल को अंडे से मसला है। तो इस तरह का मसला कुछ होता है लोगों को। देखा फूड अगेन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको इतना ज़्यादा इंटरप्शन नहीं करती हैं आपकी लाइफ में। जैसे कि कई लोगों को ये लगता है कि तरबूज के बाद पानी पिएंगे तो हमें डायरिया हो जाएगा, जबकि पानी का तरबूज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। डायरिया जो है वो एक बैक्टीरिया से होता है, वो बैक्टीरिया आप में जाएगा तो ही आपको डायरिया होगा। लेकिन क्योंकि लोग इसे रिलेट करते हैं तो वो इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन ये उनके डेली फंक्शंस को डिस्टर्ब नहीं करता। जो चीज़ आपके रूटीन फंक्शंस को डिस्टर्ब करना शुरू कर दे टू अ लेवल के जहाँ पे आप अवॉइड करना शुरू हो जाए। जैसे आपको पता है कि एक महफिल है जिस महफिल के अंदर आपने जाना है और वहाँ पर उस महफिल के अंदर कोई ऐसी चीज़ होनी है या उसमें जाने के लिए आपको प्लेन से जाना है या उसमें जाने के लिए आपको लिफ्ट में से होके जाना है। अब आप उस महफिल में जा ही नहीं रहे हैं, अब वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इस तरह की जो अवॉइडेंस होती है और वो आपको जो एंजाइटी देती है, ये फोबिया कहलाता है। अच्छा, व्हाट्स कैकोफोबिया? कैकोफोबिया उर्दू में बताइएगा क्या है? उर्दू का तो नहीं लिखा हुआ, बस मेरे पास ये लफ्ज़ आया था कैकोफोबिया। अच्छा, बेसिकली 50 तरह के फोबियाज होते हैं। सो हर तरीके का फोबिया आपको मिलेगा। आपको डेथ फोबिया मिलेगा, आपको ये जिस तरह आपने बात हो फोबिया अगली और अनअट्रैक्टिव चीज़ों से। जी जी, तो ये भी होता है। बेसिकली देखिए, अगर आपको ये लगता है कि मैं किसी अगली इंसान से मिलूंगा और मुझे उससे कोई जर्म्स ना लग जाए, जैसे बहुत अरसा पहले वेस्ट के अंदर जो है वो ब्लैक कलर्ड लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन नहीं किया जाता था, गोरे नहीं करते थे। कि कहीं हमें कोई बीमारी ना लग जाए, उन्हें लगता था शायद इनको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है इन्हें।
तो इस तरह के फोबियाज जो है वो लोग क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा सर, मुझे अभी तक ना एक चीज़ से वैसे बहुत फोबिया, मगर मुझे पता नहीं ऑफिस में रहने की वजह से या मुझे लोगों के साथ मिलती जुलती हूँ इतने लोगों से, तो फिर मुझे ना सबसे हाथ वगैरह भी मिलाना पड़ जाता है। मेरी इतनी यहाँ पे कुलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कोई घर में आए रिश्तेदार कोई भी, तो मुझे अपनी बहनों से हाथ मिलाना पड़ जाता है। अब मैं ये मसले में हूँ कि मुझे ये फोबिया होता है कि पता नहीं सामने वाले ने हाथ धोया था कि नहीं धोया था। मैं आपको सही वाली बात बता रही हूँ। और मुझे लगता है कि पता नहीं उसने अपनी नाक में भी उंगली डाली होगी, कान के पीछे कुछ लाया होगा। हम भी कर रहे हैं ना, मैं बात कर रही हूँ, कभी यहाँ उंगली डाल के ऐसे कुछ ला ले रही हूँ, कभी सर कुछ ला लूँगी, ठीक है, कभी जिस्म में कुछ कर लूँगी, पता नहीं यहाँ पे हाथ रखा है साफ़ है कि नहीं, कब छुआ है, मोबाइल छुआ है, 10 जगह ऐसे जर्म्स ये वो। अब मेरे दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है, सामने वाली जो मुझसे हाथ मिला रही है उसके हाथ गंदे होंगे, उसके हाथ सही नहीं होंगे, उसके जर्म्स अभी मुझे लगेंगे, पर मैं अभी इन्फेक्शन का फिर मुझे जाके वॉशरूम। हाँ, तो मेरा ये बड़ा लॉजिक मसला है। मुझसे कोई हाथ मिला ले उसके बाद बस मैं यही सोचती रहती हूँ, यहाँ से गुजरना तो वॉशरूम में पहले हाथ धोना है, मेकअप से पहले हाथ धोना है। हर चीज़ में मुझे फोबिया शुरू होता है कि हाथ क्यों, गले लगना, हाथ मिलाना मुझे नहीं अच्छा लगता फोबिया की वजह से। ये नहीं कि मैं मिलनसार नहीं हूँ, मिले हम अस्सलाम वालेकुम, ये सब कुछ ठीक है, कैसी हैं, प्यारी हो, मगर ये जो पतली गोरों वाला सीन, ये भी नहीं मुझसे। और हाथ जर्म्स मुझे लगता है डायरेक्ट आपको अटैक कर, और समटाइम्स मैं भी हो सकती हूँ ना गंदी, मेरे हाथ गंदे हो, मैंने कोई ऐसी चीज़ों में हाथ जर्म्स में लगाए हुए हो, मैंने अपनी नाक पे उंगली डाली हो, फिर उसके बाद मैं किसी को हाथ मिला लूँ तो ना मिलाया करे हाथ मुझसे, किसी से भी जर्म्स होते नहीं। ये फोबिया है, कंटामिनेशन से बिल्कुल होता है। और अब इस फोबिया का मैं इलाज करूँ या नहीं करूँ, ये सही है या गलत है, ये बता दें पहले तो। सबसे पहले तो ये कि आपको पहले मैं कंटामिनेशन के बारे में बता दूं कि इसके भी आगे मजीद फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर इसकी मजीद लेयर्स ऐड हो जाती हैं, जिसके अंदर ये होता है कि ऑब्सेशन आपको कंटामिनेशन से है कि आपको गंदगी ना लग जाए, जर्म्स ना लग जाए, और कंपल्शन इसे कहते हैं कि उसके नतीजे में फिर आप हाथ धो रहे हैं या मिल नहीं रहे हैं किसी से। सो अगैन कोई ऐसी चीज़ जो आपको फंक्शनल होने से रोकती है और आपको स्ट्रेस देती है, वो फोबिया की कैटेगरी में आती है। अब आपका सवाल था कि हम इसको रिजॉल्व कैसे करें। सवाल था तो नहीं, आपने खुद ही बना लिया, तो फिर जो हम आ भी जाते हैं ठीक, चलो जो आपका सवाल है वो पूछ ले, फिर हम उसकी तरफ चले जाते हैं। हाँ, ये चीज़ सही है या गलत है सर, ये बता दें। ऐसे तो बहुत से लोगों को फोबिया होगा जैसे मुझे, तो अब इस सिचुएशन में क्या करे बंदा? देखिए, मैंने जैसे बताया कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आपकी फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब करती है, वो कैसे ठीक हो सकती है। अगर वो नॉर्मल है, अगर बाकी सारे लोग कर रहे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि आउट ऑफ नो वेयर आप एक ऐसा अमल शुरू कर दें जो कि आपके मुताबिक अच्छा है और बाकी नहीं फॉलो करें, तो वो भी एक डिसऑर्डर कहलाएगा। सो आप ये देखें कि सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं। अगर सोसाइटी के अंदर एक चीज़ बहुत नॉर्मल समझी जा रही है, जैसे स्विमिंग करना एक नॉर्मल खेल है, एक स्पोर्ट है, अब आपको पानी से डर लगता है कि आप डूब ना जाएं, और आप 3 फुट के पानी में भी नहीं जा रहे जबकि आपकी हाइट 6 फुट है, तो आपको फोबिया है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं डूब जाऊंगा, 3 फुट में भी डूब जाऊंगा। ठीक है। सो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब इस तरह की चीज़ों के सॉल्यूशंस पर आ जाते हैं, एरोफोबिया हो गया, पानी का फोबिया हो गया, ऐसे शुरू करते हैं। सो देखें, ये सारी चीज़ें ना एक सोच से जनरेट होती हैं, तो हम इसमें बहुत सारी थेरेपीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक होती है जिसके अंदर आपकी जो सोच है, कॉग्निशन जिसे कहते हैं, उसके ऊपर काम किया जाता है। हमारे भाषा में इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए स्टिग्मा बन जाती हैं, वो बताने से डरते हैं किसी को, क्योंकि उनका लोग मजाक उड़ाते हैं, और यहाँ पे हर चीज़ का मजाक उड़ता है। सर सोल्यूशन पूरा डिटेल जरा ब्रेक के बाद पूछते हैं ना? जी ज़रूर। एक ब्रेक लेते हैं, आपको कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको किसी किस्म का फोबिया है, कोई परेशानी है, हर कोई चीज़ आपके दिमाग में सवाल रहती है, या आपको भूत से फोबिया है, डरते हैं आप भूत से, ऐसी कोई भी बात दिमाग में फतूरी है, कॉल कीजिए, कॉल करके पूछ लीजिए। हमारे पास ज़बरदस्त हमारे स्पेशल मेहमान मौजूद है जो आपको बताएंगे, साइकोलॉजिस्ट हैं और आपकी साइकी से ही आपको इलाज बताएंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, हम फोबिया के ऊपर बात कर रहे हैं कि इंसान को इतने फोबियास क्यों हो जाते हैं और किस वजह से हो जाते हैं। बट अब हम जो है ना सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं कि किस तरीके से हम अपने फोबिया को ट्रीट कर सकते हैं, और क्या ये फोबिया बहुत एक्सट्रीम अगर पहुंच जाए तो क्या जानलेवा हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है, किस पोजीशन तक चले जाते हैं। जी देखिए, आपने सवाल किया कि जानलेवा हो सकता है कि नहीं, ख़तरनाक कितना हो सकता है। इंसान को इतना स्ट्रेस हो कि वो अपने आप को हार्म करे, तो वो किसी लेवल पे भी जाके हार्म कर सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सोशल इवेंट्स होते हैं लोगों की लाइफ में जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, और हमारा ये माशरा जो है ये किसी भी प्रॉब्लम का मजाक उड़ा देता है। उसकी वजह ये है कि कल्चर इस तरह का है कि हम लोग समझते नहीं कि किसकी क्या प्रॉब्लम है। पहले तो नासमझी की वजह से मजाक उठता है जिसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आता है एक पेशेंट के ऊपर,
और फिर ये कि उसको ये नहीं पता कि मैंने इसको ठीक कैसे करना है, तो उसे लगता है कि मेरे साथ शायद कोई बहुत बड़ा इशू हो गया। कई लोगों को लगता है उन पर जादू हो गया, कई लोगों को लगता है कि उनमें कोई फॉल्ट है, और क्योंकि वो उसको ठीक नहीं कर पा रहे होते तो वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपने साथ, जिसके अंदर सेल्फ हार्म भी आ जाता है, जिसके अंदर लोग सुसाइड भी अटैम्प्ट करते हैं, कर भी लेते हैं कभी कभी। तो और कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि पैनिक अटैक्स होते हैं, पैनिक अटैक्स की वजह से भी उनको हार्ट अटैक भी हो जाता है, पैनिक अटैक भी होता है, और पैनिक अटैक्स इतने ज़्यादा होना फिर पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है, फिर ये डेथ कॉज कर जाता जी है। बिल्कुल। एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कराची से कॉल है, कौन है? वाइसम जी, कौन बोल रही हैं? जी मैं ताजदार बात कर रही हूँ। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहती हैं? मुझे ओसीडी की मतलब प्रॉब्लम है, तो मुझे बस जैसे मैं वॉशरूम जाती हूँ तो फिर मैं जब तक सोप यूज नहीं करती मुझे सुकून नहीं मिलता, और मैं सोचती हूँ एक बार और वॉश कर लूँ, एक बार और वॉश कर लूँ, इस तरह मुझे 1 घंटा हो जाता है वॉशरूम में ना। तो घर वाले भी डिस्टर्ब होते हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है मुझे ना कि मतलब ये कैसे हल होगा मामला। तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो दवाई दी थी मुझे रिलाइन के नाम से, लेकिन मुझे काफी खास फर्क नहीं पड़ा उससे ना। आप ये बात कीजिएगा डॉक्टर साहब से आप बात कीजिएगा, मैं आपकी डायरेक्ट बात करवा रही हूँ। जी हसन साहब बात मुझे कीजिएगा। बताइएगा क्या प्रॉब्लम बताया वो आपसे बात कर रही हैं, आप पूछ लें। जी जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वॉशरूम प्रॉब्लम है, ओसीडी की। वॉशरूम का प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम है, ऊंचा बोलिएगा। ओसीडी। ओसीडी। अच्छा, ओसीडी जो है ना वो फोबिया से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपको ओसीडी में किस चीज़ से प्रॉब्लम होता है, किस चीज़ से आपको इशू क्रिएट हो रहा है? जर्म से? जैसे मैं वॉशरूम जाती हूँ तो फिर मैं जब तक साबुन नहीं लगाती अपनी बॉडी पर, मैं 5 मिनट के लिए भी जाऊँ तो मैं जब तक अंडर पार्ट पर सोप नहीं लगाती तो सुकून नहीं मिलता। फिर मैं धोती रहती हूँ, वॉश करती रहती हूँ, ठीक है। 1 घंटा हो जाता है मुझे। सोचती हूँ नहीं मुझे मतलब पाकी है नापाकी का दिमाग में खन्नास सा हो गया है ना, जी जी। तो वो ज्यादा नहीं दिमाग। उनको ज्यादा तो घर वाले भी डांटते सब मना भी करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा। तो मैंने रिलाइन दवा खाई थी, रिलाइन कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे खास ना। आप प्लीज मुझे गाइड करिए मुझे क्या करना है। हाँ, जी नहीं जी ज्यादा जी परेशान। बेसिकली आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। आपको आपके डॉक्टर ने बताया होगा कि ऑब्सेसिव और कंपल्सिव ये दोनों मिलके यानी ऑब्सेशन और कंपल्शन। अब ऑब्सेशन आपको है जर्म्स से, आपको ये लगता है कि आप वॉशरूम जाएंगी तो आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, वो जर्म्स आपको लग जाएंगे। कंपल्शन ये है कि उसको मिटाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उस फीलिंग को आप हाथ धोती हैं या नहाती हैं, और हाथ जो है वो घंटों घंटों तक धोती रहती हैं। सो अगर आपको ये कंपल्शन ना करने दी जाए तो आपको एंजाइटी होती है, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होगा, आपको सर दर्द होगी, मे बी और बहुत सारे इश्यूज़ होंगे। तो सबसे पहले तो ये कि जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो आपने ये ख्याल रखना है कि 2 तरह के डॉक्टर्स होते हैं, एक होते हैं साइकियाट्रिस्ट और एक होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो साइकियाट्रिस्ट जो है वो आपको मेडिसिन देते हैं, और आपको मेडिसिन देने के बाद आपके उन सिम्टम्स का जो असर है वो कम करते हैं। अच्छा। जैसे ही असर कम होता है तो फिर आपने जाना होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास। उसके बाद थेरेपी सीख करने के लिए। अच्छा। वो क्या करता है कि वो आपकी थॉट्स पे काम करता है, आपके ऊपर जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा होता है उस पे काम करता है। उससे क्या होता है कि आप क्योंकि सोचने समझने की सलाहियत रख रहे होते हैं उस वक्त, क्योंकि आप मेडिसिन के असर में होते हैं, तो आपके ऊपर थेरेपी असर करती है। अगर आप मेडिसिन लिए बगैर और अपनी एंजाइटी का लेवल कम किए बगैर चले जाएंगे तो शायद आपको थेरेपिस्ट के क्लिनिक के अंदर भी ये फीलिंग आ रही होगी कि शायद ये चेयर गंदी है, या ये टेबल गंदी है, या वो पास बास्केट पड़ी है उसमें कुछ जर्म्स होंगे, उधर वॉशरूम जाना पड़ गया। जी तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो थेरेपिस्ट होते हैं फिर वो काम इस तरह से करते हैं कि एक तो वो आपके थॉट प्रोसेस पे भी काम करते हैं, और इसमें ख़ास चीज़ यूज़ होती है, थेरेपी यूज़ होती है जिसे कहते हैं हम सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। वो करते ही हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपोजर देते हैं, जिसको एक्सपोजर थेरेपी भी कुछ लोग कहते हैं। एक्सपोजर देते हैं उस चीज़ का, यानी पहले आपको आहिस्ता आहिस्ता से इमेजिन करवाएंगे, यानी आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपोज करेंगे टूवर्ड्स दैट इशू जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जर्म से है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, किसी को फोबिया है कि वो प्लेन में ट्रैवल नहीं कर सकता, तो उसको वो प्लेन को देखना भी अवॉइड करेगा क्योंकि वो डरता है प्लेन से। तो अगर आपने उसको एक्सपोजर देना है तो पहले आपने उसको इमेजिनेशन करवानी है, पहले तो उसका थॉट प्रोसेस ठीक कराना है, फिर इमेजिन कराएंगे आप, फिर उसको हो सकता है एयरपोर्ट लेके जाएं, फिर हो सकता है उसको दिखाएं एयरप्लेन फ्लाई करते हुए, उतरते हुए, फिर हो सकता है कुछ आप उसको लिटरेचर दें पढ़ने के लिए जिसमें उसको पता चले कि ये तो ऐसे नहीं है कि हर जहाज़ दूसरा जहाज़ गिर जाता है, ये वंस इन अ ब्लू मून होता है।
तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसका हो सकता है वो प्लेन में एक छोटा सा ट्रैवल करे, ना कि 8 घंटे का ट्रैवल, कोई छोटी फ़्लाइट ले। इस तरह करके फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने उन फोबियाज़ को या अपनी उन ऑब्सेशंस को कम करते हैं। जो इन्होंने इशू बताया ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो थोड़ा सा ज़रा क्रिटिकल है, उसके लिए ज़रा ज़्यादा अप्रोच डिफरेंट यूज़ करनी पड़ती है और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो एक और लेयर ऐड हो जाती है आपके फोबिया के अंदर, जो कि आपको फिर कंपल्शन पे भी मजबूर करती है। कंपल्शन क्या है कि आप हाथ धो रहे हैं अपने, क्योंकि आपको कंटामिनेशन से ऑब्सेशन है। तो जो मेडिसिन ले रही है वो ठीक है, ये भी बता दें जो उन्होंने आपको नाम देखिए, बताया। मेडिसिन के लिए तो साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे किस लेवल की कितनी देनी है, कितनी नहीं देनी, कब प्रोसेस उन्होंने आपको कब छोड़नी है। मैंने जैसे उनको बताया कि आपने कई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो सिर्फ साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है, मेडिसिन लेते हैं और घर आ जाते हैं, और उसके बाद वो मेडिसिन लेते रहते हैं, ठीक है, वो कभी थेरेपी सीख नहीं करते। ओके। आप अगर पूरी जिंदगी भी आपने कहा मेडिसिन पहले साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, मेडिसिन लेनी है, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मल करना है, ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने आपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है थेरेपी लेने के लिए। साइकोलॉजिस्ट अगर आपने इसमें प्रोसेस दूसरा वाला फॉलो ना किया, आपने थेरेपी ना ली, आप सारी जिंदगी भी मेडिसिन लेते रहेंगे, तो आपका इशू ठीक नहीं होगा, ओके, क्योंकि आपने इशू पे तो काम ही नहीं किया, आपने तो सिम्टम्स को स्लो डाउन कर दिया। स्लो डाउन किया। अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से पहले फिर बाद में किसके पास जाना है। इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो यू विल बी फाइन। अदरवाइज उन्होंने कहा अगर आप सिर्फ साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो उसके बाद अगर आपने अपने सिम्टम्स को नॉर्मल भी कर लिया तो आप ठीक नहीं होंगे, यू हैव टू गो टू द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। अब मेरे पास एक और कॉल है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? वालेकुम सलाम फिजा, कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। शुक्र याहिया भाई, आपने काफी दिनों के बाद कॉल किया, खैरियत? असल में मैं बहुत ट्राई करता हूँ आपके लिए, तो मिलता नहीं है। चले आज मिल गया, माशाल्लाह, यू लुकिंग सो स्मार्ट। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे और प्यारे अंदाज से समझाया। मुझे सिर्फ एक मुख्तसर सवाल करना है डॉक्टर। बाकी मैं भी समझता हूँ कि इसमें थेरेपी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, लेकिन बाकी कुछ फोबिया होते हैं जो क्योंकि आपकी हद तक रहते हैं, इतना ज्यादा लोग अफेक्ट नहीं होते, लेकिन कुछ फोबिया ऐसे होते हैं कि आपका घर पूरा मुतासिर होता है, हर आदमी जो है एक अजीब टेंशन में आ जाता है। तो जब आप थेरेपी देते हैं तो आप इनके घर वालों को, इनके के रहने वालों को कुछ एडवाइस करते हैं कि भाई इनसे किस तरह ट्रीट किया जाए, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं फोबिया को खत्म करने में। क्या बात है याहिया भाई, थैंक यू सो मच। देखें, आप कोई ना कोई कॉल करके ना बात ज़रा आगे बढ़ाते हैं और ज़रा डिटेल तक जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं बहुत अच्छा कॉलर है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, जो याहिया भाई का सवाल था कि जब इस तरह के कोई पेशेंट्स हों, घर में कोई इस तरह का सिम्पटम चल रहा हो, तो जो बाकी घर वाले अफराद हैं वो उस बंदे को किस तरीके से डील करें, क्योंकि ये फोबिया है, उसका तो लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं, तमाशा कर रहे होते हैं, ये पागल है हाथ धोने चला गया, ये पागल है नहाने चला गया, ये पागल है देखना जहाज से डरेगा, उनको कैसे ट्रीट करें घर वाले? देखिए, इसमें बड़ी आपने ज़बरदस्त तरीके से न्यूट्रलिटी रखनी है। आपने एक ऐसे शख्स को जिसको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है उसको ठीक करार नहीं देना, ताकि आप उसको नॉर्मलाइज कर दें और उसको बिल्कुल ही नॉर्मल कर दें कि उसको तो मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं है। ये भी उसके लिए बहुत नुकसानदेह है। अच्छा। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आपको बहुत सपोर्टिव होना पड़ेगा टुवर्ड्स हिज और हर प्रॉब्लम। अगर आपके ख़ानदान में, आपकी फैमिली में, लेट्स से फैमिली की बात करते हैं, फैमिली में किसी को इशू है तो पेरेंट्स का काम है, अगर बच्चे को इशू है तो पेरेंट्स का काम है वो बहुत अर्ली डायग्नोज कर लें, अंडरस्टैंड कर लें कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। ज़्यादातर जिस तरह हमारी पिछली जनरेशन में ये था कि जी ये तो कोई ऐसे ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको भी, हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन है कि जब किसी लड़की को जिसकी शादी की उम्र हो उससे कोई साइकोलॉजिकल इशू हो तो जो चाचियाँ, ताइयाँ और ये सारी फुफियाँ होती हैं, ये कहती हैं इन्हों कोई मसला नहीं, तो ब्याह कर दो, इसकी शादी ठीक है, इसका ब्याह कर दो, ठीक हो जाएगी। जब इस पे काम शाम के प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर, मतलब आप कह रहे होते हैं कि इसको और प्रेशर डालें इसके ऊपर। अच्छा। तो आपने अपने फैमिली मेम्बर को जिसको ये इशू है उसको हेल्प सीख करवानी है ताकि उसका इशू एड्रेस हो, और उसको उसके लिए सपोर्टिव रहना है, ना कि आप उसको टॉन्ट करें और उसको कहें तुम सिद्धा कर, तमाशा नहीं बनाना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आज भी एक नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के ऊपर, एक नई बीमारी है ये जिसके ऊपर आपने बात की आज, और हमें बड़ा अच्छा प्रोसेस बताया, तरीका बताया। मैं दोबारा आपको इससे पहले कि ब्रेक पे जाऊं समझा दूं, जिन लोगों को इस तरह से फोबिया का प्रॉब्लम है और वो जाके साइकियाट्रिस्ट के पास अपना इलाज करवाते हैं, जब उनको मेडिसिन दी जाती है, ठीक है, तो उसके बाद आपने फ़ौरन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है ताकि वो आपके जो सिम्टम्स को कम किया साइकियाट्रिस्ट ने वो आगे ठीक हो जाए। एक ब्रेक मिलता है, ब्रेक के बाद आपको। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मेरे पास मेरी बहुत प्यारी सहेली, बहुत अच्छी दोस्त है, और जैसी आती हैं तो कैमरा जो है
वो उनके ऊपर ऐसे पैन हो जाता है, क्योंकि बड़ी खूबसूरत सी हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं। मरियम मंजूर जो है हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं? कैसी हैं फिजा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, बहुत प्यारी लग रही हैं। और आई लाइक योर न्यू हेयर कट एंड प्लस दिस ड्रेस यू आर वेयरिंग, वेरी नाइस। थैंक यू। अच्छा जी, मैं आपसे आज जो बात करूँगी ना वो इस बारे में कि जो मल्टीविटामिन्स है, लोगों के घरों में आप जाएं मोस्टली, में तो कल रात को भी अपनी एक सहेली की तरफ गई थी, उसकी पूरी साइड टेबल जो थी ना, जहाँ पर लैंप होना चाहिए, एक छोटा सा प्लांट, उसकी सिर्फ दवाइयाँ थी। जवान है, मुझसे भी छोटी है वो, बल्कि उसके बावजूद उसकी पूरी टेबल पे इतने मल्टीविटामिन्स। ठीक है, सुबह उठ के उसने ये विटामिन खाना है, दिन में ये खाना है, रात में वो खाना है, 2 दिन बाद ये खाना है, अभी इसकी कमी है, अभी इस बॉडी के लिए जो कमी है उसमें ये खाना है, जिंक भी खानी है, ठीक है, सी भी खानी है विटामिन, तो ये एवियन भी खानी है, सेंट्रम भी खानी। इतना मुझे समझ कोई नहीं आया। मैं चाह रही थी कि मैं उसकी कोई वीडियो पिक्चर बना लूँ ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी कुछ ऐसी मल्टीविटामिन्स लेकर आऊँ। मैं कोई मल्टीविटामिन्स के सप्लीमेंट्स अभी तक नहीं लेती। एक लेकर आई थी मैं सेंट्रम की, मगर वो 50+ ले आई। हुआ ये कि जैसे ही मैं खाती हूँ तो मुझे हार्ट बर्निंग शुरू होती है। मैंने 2-3 डॉक्टर से पूछा, क्योंकि आपको पता है सेंट्रम महंगी भी होती है और अच्छी भी है, दुनिया भर में मशहूर है। बाहर से कोई आ रहा हो तो मंगवाते हैं ना, मैं भी इस तरह बाहर से लेकर आई लंदन से। तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि 50-50+ आप खा सकती है, कोई मसला नहीं, मगर खाने के बीच में खाना है आपने। जब आप ब्रेकफास्ट करें और हैवी ब्रेकफास्ट करें तो उसके बीच में मील लेनी है आपने, उससे पहले या उसके बाद नहीं खाना। फिर आपको हार्ट बर्निंग या हैवीनेस, ये सांस फूलना, ये सब कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह आज मैंने कहा क्यों ना इस टॉपिक को हम डिस्कस करें। मल्टीविटामिन्स हर एक के घर में ट्रे बिछी हुई है, तो कौन कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कैसे यूज़ करनी चाहिए और क्यों यूज़ करनी चाहिए? ओवर टू यू। ठीक है। अच्छा फिजा, देखिए अब जैसे आजकल ये है कि हमारी डाइट बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, हम लोग बैलेंस डाइट नहीं लेते, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जब हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे या वेट को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप की डाइट, सब लोग अक्सर लोग जो हैं जिनसे भी पूछो वो अक्सर कहते हैं हम 2 मील्स लेते हैं, बल्कि मैंने तो आजकल 2 मील्स के अकॉर्डिंगली ही दवाइयाँ लिखना शुरू कर दी हैं, क्योंकि लोग 3 मील्स तो ले ही नहीं रहे आजकल। ठीक है ना। सो जब हम कम अपने न्यूट्रिएंट्स कम करेंगे तो हमें जाहिर सी बात है उन न्यूट्रिएंट्स को आउटसोर्स करना पड़ेगा, और आउटसोर्स का सबसे बेस्ट जरिया ये है कि आप मल्टीविटामिन्स ले लें। ठीक है। अब उसमें ये आ जाता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये आपको फिर आपका एक्सपर्ट या डॉक्टर ही बता सकता है कि आपके सिम्टम्स क्या हैं या आप किस तरह की डाइट एक स्पेसिफिक ले रहे हैं और उसमें क्या चीज़ डेफिशिएंट है। तो वो वाले मल्टीविटामिन्स या सप्लीमेंट्स लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं या आपकी वीकनेस किस तरह की है। जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के साइंस एंड सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। विटामिन C में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। B12 के जो है हाथ पाँव सुन्न होना, लोग अक्सर कहते हैं गर्मी लग रही है, आग निकलती है, पसीने आते हैं। ठीक है। या बालों का वाइट हो जाना, ये भी बहुत ज़्यादा, या थके रहना हर वक्त। ठीक है। पीला और रंग का पीला हो जाना, इस तरह से करके ये। और अक्सर लोग कहते हैं तबीयत ऐसी है कि कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा। ठीक है। अक्सर लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि कुछ करने का दिल नहीं करता, हिम्मत नहीं होती, हालांकि रात को 10 घंटे की भी नींद ले रहे हो तब भी सुबह उठ के कहते हैं हम थका हुए फील करते हैं। तो ये सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं हर बीमारी के, हर विटामिन्स के। तो हमें उसको देख के किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर जो भी आपके करीब हों, ज़रूर आप उनसे जाके मशवरा करके आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मरियम मेरे साथ ही हैं, आपको सारी चीज़ों की डिटेल देंगे। कोई ऐसी मल्टीविटामिन्स जो आपको लगता है आपने ख़रीद ली है और अब उसको इस्तेमाल कैसे करना या नहीं करना, अभी मरियम से पूछ लीजिएगा। वो जो आप डॉक्टरों की फ़ीस दे के जाते हैं ना, दिखाते हैं, बताते हैं, पूछते हैं, उधर आपको मुफ्त में एक कॉल पे जो है ना सब कुछ पता चल रहा है। यू कैन कॉल फॉर दिस मल्टीविटामिन्स के इश्यूज़ के लिए। मैं कुछ मोटे मोटे मल्टीविटामिन्स के नाम ले लेती हूँ, आप बता दीजिएगा। बहुत ज़्यादा जो यूज़ करने वाली चीज़ें, उसमें फ़िश ऑयल लोग बहुत यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं फ़िश ऑयल खाओ तो स्किन जो है पिंक हो जाती है, राइट। तो अच्छा, वो इस तरह है ना, फिश ऑयल क्यों इस्तेमाल किया जाता है? फिश ऑयल वही एज ए जो है एंटीऑक्सीडेंट भी कह लें, ठीक है, और ग्लो के लिए, फ्रेशनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। सो लेकिन वही बात है, एक्सेस में हर चीज़ बैड होती है। आपको हम कुछ अरसे के लिए वो फ़िश ऑयल का भी इस्तेमाल बताते हैं कि आप 1 टैबलेट या 1 कैप्सूल जो है वो डेली लें। ठीक है। उसमें एक बहुत ये सोर्स ज़रूर देखें कि हलाल सोर्स का हो आपका। ठीक है। और वो आप ज़रूर लें, और लेकिन कुछ अरसे के बाद इनको डिसकंटिन्यू कर दें। ऐसा ना हो कि आप 6-8 महीने लेते ही रहें, तो एक इंग्रेडिएंट की एक्सेस भी पर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। जाके ये हमें जो है देखिए फ़िश ऑयल क्या करता है, फ़िश ऑयल से हमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है। स्किन को फ्रेश करेगा। ठीक है। बॉडी का जो स्ट्रेस होता है उसको रिलीज़ करता है, और हमारी जो नए सब्सटेंस बनने होते हैं उसके लिए बहुत हेल्प करता है, ताकि जब हमारी स्किन में जब सिंथेसिस नहीं होगी, बॉडी में सिंथेसिस का जो होगा ना, उसमें भी बहुत हेल्प करता है। अच्छा मरियम, ये B12 है, इसके आजकल बहुत मुझे लगता है रिसर्च जो है ना पागलों की तरह इस पर भागी हुई है।
ये B12 अगर पूरी नहीं होती किसी मल्टीविटामिन से या किसी ग़िज़ा से, लोग उसके इंजेक्शंस भी लगवा रहे हैं, आपको समझ आ गई, जस्ट लाइक अ शॉट्स जो लगवाने पड़ते हैं B12 के। तो ये कितने कारआमद हैं? क्या इंजेक्शंस ले लेने चाहिए या फिर इसकी मेडिकेशंस लेनी चाहिए B12 की, या सिर्फ ग़िज़ा से पूरे हो सकते हैं? प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, ग़िज़ा से पूरे नहीं हो सकते सिर्फ, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो आपको उसका इंजेक्टेबल या उसका कोर्स पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे डॉक्टर के ओरल फॉर्म में मशवरे से। लेना पड़े या वो, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लेवल्स करवाएं अपने B12 के और उसके अकॉर्डिंगली इसको मैनेज करें, ठीक है। उसमें अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी तो हम इंजेक्टेबल B12 प्रेफर क्यों करते ज़रूरी हैं। है ये भी बता दें, क्या कारआमद है हमारी बॉडी के लिए? अच्छा, जो B12 है हाँ। वो मैंने आपको बताया, न्यूरोपैथिक सिम्टम्स उसके ज़्यादा आते हैं, लेकिन हाथों का जलना, ठीक है, सड़न होना, थका रहना, थकावट से का पसीना रहना, निकलना? पसीने में नहीं, लेकिन मुझे लोग कहते हैं ना कि हमें हाथ गर्म हो रहे हैं, सुइयां हाँ, चुभती हैं, पाँव में आग लगती है, न्यूरोपैथिक सिम्टम यानी कि महसूस ना होना और इस तरह की इन चीज़ें, चीज़ों के लिए। थकावट, ये ठीक सबसे ज़्यादा इसमें काम करता है। हाँ, और बालों का थकावट, ग्रे होना, लेथार्जिक जब आप हो जाते हैं तो B12 की कमी। वाह, ठीक एक कॉल लेते हैं साथ। अस्सलाम वालेकुम, कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? हेलो। कर रहा था, ये जिल्द के हवाले से प्रोग्राम आता, मुझे ये पूछना था कि देखें आज तो जिल्द के बड़े मसाइल हैं, धूप में लोग जाते हैं, बच्चे भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, तो एक तो ये कि वो कौन से मिनरल्स और कौन से विटामिन हैं जो हमारी जिल्द के लिए बेहतर होते हैं, एक तो ये, और दूसरे वो विटामिन और वो मिनरल्स किन ग़िज़ाओं, फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं। दूसरे सी फूड के मुतालिक मैंने सुना है कि जो सी फूड प्रॉन्स हैं या फिश हैं वो क्या जिल्द के लिए अच्छे हैं या नहीं है, उसका क्या रोल? ये 3-4 बातें जरूर बताएं ताकि हमें मालूमात मिल सके। वेरी नाइस भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा कंप्लीट। एक तो वो बता दें जो बच्चे स्कूल वगैरह भी जाते हैं उनको मल्टीविटामिन्स किस चीज़ से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी मल्टीविटामिन्स को ग़िज़ाओं में भी दे सकते हैं, हट के कोई मेडिसिन भी दे सकते हैं, कोई सिरप की फॉर्म में, किसी चीज़ की फॉर्म में, जो बच्चे बहुत स्कूल, पढ़ाई, प्रेशर, धूप में भी जाते हैं, ठीक है ना, या वो कौन से खुराक लें? जी ठीक है। अच्छा, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आयरन B12 ही आ जाता है, ठीक है। और इसके आयरन के और B12 के बहुत कॉमनली सप्लीमेंट सिरप्स की फॉर्म में हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। और वो आप जो है वो अपने किसी भी करीबी डॉक्टर के पास जाके उनसे एक लिखवा सकते हैं। मैंने शुरू करवाए थे मगर पॉटी ब्लैक, हाँ, ये वो यही मसला कलर होता है की ना। पॉटी आती है। हाँ, उसी लिए कि एक तो उसकी डोज अकॉर्डिंग टू द वेट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा। और खाने के दरमियान या आफ्टर मील जो है आप उसको दे दें तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं मगर मैं होता। डर गई थी वो इतनी डार्क कलर की ब्लैक पॉटी हो जाती इसका है। सबसे इट्स मीन कि वो उसको सूट भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो सूट हम नहीं, उसमें अच्छा। सम टाइम जो है आयरन के भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, तो वो हम आयरन को चेंज कर देते हैं, सिरप चेंज करते हैं, उसकी फॉर्मुलेशन चेंज होती हैं, ठीक है। तो वो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन जनरली एक आयरन ऐसा सिरप जिसके अंदर आयरन हो, विटामिन B12 हो, ठीक है, और जिंक एंड बायोटिन हो, ये सब जो है ना वो हमारे स्कूल छोटी एज में भी जिंक वगैरह इज इंपॉर्टेंट। सब चीज़ें चाहिए हमें, ठीक है। ठीक और है। ओवरऑल स्किन के लिए उन्होंने पूछा, इसमें भी यही वाले जो है वो न्यूट्रिएंट्स हमारे आ जाते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें जैसे लाइक इसमें आपके हेयर, नेल एंड स्किन तीनों के लिए जिंक, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीशियम प्लस आयरन, ठीक है, ये सारे उसके अंदर सब्सटेंसेस होने चाहिए, ठीक है। फिर हमें B12 की भी एक मिकदार चाहिए, ठीक है, कि B12 भी एक प्रॉपर अमाउंट में उसमें मौजूद हो। तो आमतौर पर जो हमारे पास कॉमनली सप्लीमेंट्स मौजूद होते हैं उनमें RDA यानी कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस के अकॉर्डिंगली मौजूद होते हैं एडल्ट्स का। और इसी तरह बच्चों की भी जो है वो सिरप के ऊपर जो लिखा होता है कि एक 5 ml लें, वैसे तो सबसे बेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू वेट एंड एज लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सी फूड के बारे में बता दें, वो कह रहे थे कि बता दें इसमें क्या क्या खा सकते हैं। हाँ, सी फूड, बिल्कुल सी फूड बहुत अच्छा होता है, लेकिन विंटर्स में खाएं, गर्मियों में ना खाएं, ठीक है। और नंबर 2, फ़िश जो है वो डेली आप क्योंकि ये एक तो फैटनिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, और इसको पकाना भी आसान होता है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं दरकार होती, तो आप डेली भी खा सकते हैं, ठीक है। तो सी फूड में फ़िश एंड आप प्रॉन्स वगैरह अगर आप अफोर्ड करते हैं तो ज़रूर खाएँ इसको। मैं तो गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, मैं तो 12 महीने मछली ही खाती हूँ, और मैं बड़े शौक से खाती हूँ, चाहे स्टीम हो, ग्रिल्ड हो, तवे पे हो, मछली खाती हूँ। चलिए एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको पूछना है कि कौन से मल्टीविटामिन्स जो हैं वो हमें यूज़ करने चाहिए हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल के लिए और पूरी बॉडी के लिए, और हमें पता कैसे चलेगा कि हमें इस विटामिन की ज़रूरत है। तो हमारे पास मौजूद है मरियम, वो आपको बता रही हैं, गाइड करिए, यू कैन कॉल। अच्छा मरियम जी बताइएगा कि विटामिन C कैप्सूल्स जब होती हैं, एक तो वो रंग वंग गोरा करती हैं, ये मिथ है कि भाई थोड़ा सा आपको फेयरनेस की तरफ लेके जाती हैं। दूसरा, ज़्यादा डॉक्टर्स उसके साथ ग्लूटाथायोन भी देते हैं, क्या कॉम्बिनेशन है इन दोनों को खा के क्या होता है साथ?
अच्छा देखिए, सबको आजकल शौक है कि थोड़ा सा स्किन लाइटनिंग की तरफ जाया जाए, ठीक है, और ग्लो चाहिए जो, तो लड़कियों में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नेचुरली आज का ट्रेंड भी है, पहले नहीं इतना ज़्यादा होता था, लेकिन अब सब लोग कॉन्शियस हैं। इवन मेल्स में भी सब लोग कहते हैं कि हमारी स्किन अगर गोरी नहीं है तो लेकिन वो चमकती हुई या रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए, शाइनी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और विटामिन सी के साथ वही बात है कि अगर आपका अच्छा सप्लीमेंट है और ग्लूटाथियोन की भी मुनासिब मिकदार है तो आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। 3 to 6 मंथ्स आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन ये कि अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स आए तो ज़रूर आप अपने किसी भी डॉक्टर के पास जाके उनसे ज़रूर डिस्कस करें। ये ना हो कि आप सिर्फ ब्लाइंडली इसको लें, किसी भी चीज़ की ज़्यादती या कमी दोनों ही नुकसानदेह होती है। अच्छा, अब ये जो हम लोग खा रहे होते हैं विटामिन सी, अगर अलग से ग्लूटाथायोन के हट के भी, तो क्या सिर्फ सिंगल विटामिन सी भी जो है वो हमें थोड़ा सा देती है ग्लो, थोड़ा सा फेयरनेस देती है, फ्रेश करती है? बिल्कुल फ्रेशनेस देती है। और विटामिन कितने mg की हम खा सकते हैं देखिए, यूजुअली 500 तक की इसकी आते हैं। इसके यूजुअली साशेस होते हैं या टैबलेट्स होती हैं, तो चूसने वाली ज़्यादा होती हैं। ओके, और हम वो भी कर सकते हैं जो विटामिन सी की जो नहीं होती है CSE 1000 वाली, पानी में बिल्कुल पानी में डाल के, वो भी स्ट्रांग होता है क्या? बिल्कुल। विटामिन सी तो देखिए ना एंटीऑक्सीडेंट है, सारा क्या करता है, स्ट्रेस को कम करता है, थोड़ा लाइटनिंग इफेक्ट लेके आता है, ठीक है। ग्लो आती है, शाइनिंग हो जाती है, स्किन को थोड़ा लाइटर टोन में कर देता है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस यूज़ के साथ, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि आप कितनी स्किन को जो है सन ब्लॉक और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी लगानी है। सिर्फ खाने के साथ साथ आपने उसकी टॉपिकल एप्लीकेशंस भी करनी है, तो आपको डबल फ़ायदा हो जाता है। अब ये एक और जो कैप्सूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, उसको तोड़ा जाता है, सर पे भी लगाया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, उसको मुंह पे भी लगाया जाता है, ठीक है। उस पर सुई डाल के उसको पिया भी जा, मतलब विटामिन ई, एवियन की कैप्सूल्स जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसके बारे में बता दें, कहीं को नुकसान तो नहीं देती? हर कोई लगा हुआ है इसके ऊपर, लगाना, खाना, पीना सब चल रहा है। आप ये सोचो कि इंजेक्टेबल तक ये फेस में लोगों ने डलवा भी लिए हैं, यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। अब मैं वही बताऊंगी आपको कि आपकी सिम्टम्स बहुत ज़रूरी हैं। आप एक दफ़ा किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाके लिखवाइए, फिर ज़रूर खाइए। अगर आपको ज़रूरत है तो आपने ज़रूर खाना है, लेकिन यूजुअली इसकी इतनी ज़्यादा अमाउंट हमें नहीं चाहिए होती विटामिन ई की, ठीक है। अच्छा। और 40+ जो ख़वातीन होती हैं उनके अंदर ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ज़रा यंग एज में इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। और प्लस ये कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये आपको सूट कर सकता है ज़्यादा, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड होता है। अगर आपकी ऑलरेडी ऑयली स्किन है, अक्सर लोग आके बताते हैं इसको लगाया एक्नी हो गई, पूरी रात लगा के रखते हैं, वो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और वो क्या करता है, एक्नी कर देता है। मैं तो अपने किसी भी मास्क के अंदर डाल लेती हूँ, यू आर राइट, क्योंकि ड्राई स्किन है तो ठीक है, आपको सूट कर जाता है ना, ठीक है। लेकिन वही अगर एक्नी प्रोन स्किन पे लगेगा तो वो तो पोर्ट क्लॉग कर देगा, सिंपल। तो वो सही चीज़ का गलत इस्तेमाल भी आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक दफ़ा प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई फ़र्क नहीं होता, आप एक दफ़ा ले लें एंड देन उसको वो आपको अच्छे से गाइड कर देते हैं। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम लोग भी देते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन आप लोग इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। सो आपको ये बेनिफिशियल रहता है कि आप ज़रूर किसी डॉक्टर की हेल्प के थ्रू ये इस्तेमाल। विटामिन ए का क्या काम होता है? विटामिन ए आपको क्या कोई एंटी एजिंग है, ये क्या है ये चीज़? अच्छा, विटामिन ए जो है रेटिनॉइड्स जिन्हें कहा जाता है, जिसको लगाने में रेटिनॉल, आप सब लोगों को पता है कि रेटिनॉल के सीरम्स बहुत दस्तयाब हैं और वो आप 30+ की एज में आप इजीली अपनी जो स्किन केयर रूटीन है उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन खाने के लिए विटामिन ए एज एन एंटी एजिंग नहीं खाया जाता है, इसको एक्नी के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैं आपको मना करूँगी कि ये आप बगैर अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट ना करें। ठीक है। और मुझे कोई ये भी बता दें, एंटी एजिंग कैप्सूल्स या कोई मल्टीविटामिन्स या कोई ऐसी चीज़ जो अगर कोई खा रहा है तो उसको पता चल जाए कि ये ना खाए और खा रहे हैं, अगर ये कर रहे हैं तो ठीक है, डॉक्टर से पूछ के बस फाइन। अच्छा, आजकल कोलेजन सप्लीमेंट्स बहुत ट्रेंड में है, ठीक है। शॉर्ट्स भी, सिरप्स भी। हाँ, ठीक है। एक तो कोलेजन में आपने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या कोलेजन जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले उस पर देखना है कि सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये हलाल सोर्स है या नहीं है, ठीक है, नंबर 1। सेकंड, आपने ये देखना है कि क्या ये हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में है या एब्जॉर्बेबल फॉर्म में है, क्योंकि कोलेजन का पार्टिकल जो है वो बहुत बड़ा होता है, ये खाली डाइट हमारे जो स्टमक है उससे एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें इसकी बहुत छोटी या हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म लेनी होती है, इसीलिए अक्सर इसके साथ विटामिन सी भी ऐड किया जा रहा होता है, ठीक है। और अगर आपको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो आप फिर इसको देखें कि आपकी जो फॉर्मुलेशन है वो ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ, एब्जॉर्ब नहीं होता ये। अब मुझे ये भी बता दें कि कोई ऐसी सब्जियां, कोई ऐसे फल अगर हम अपनी लाइफ में अपनी लाइफस्टाइल बना दें, वो खाएं, उनका इस्तेमाल करें, तो हमें किसी ऐसे विटामिन सोर्स या सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ना पड़े, प्लीज़ बताइएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। सबसे सस्ता है खीरा, ठीक है, जो कि इजीली दस्तयाब है। आप एक खीरा डेली अपनी डाइट में ऐड करें, ठीक है। फिर बीटा कैरोटीन्स आपको कैरेट्स में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। बेल पेपर्स जो हैं, ग्रीन एंड येलो एंड रेड बेल पेपर्स, अगर आप ले सकते हैं तो वो भी बहुत थोड़ी मिकदार में आप कभी कभी
सैलड्स में या फिर किसी भी पास्ता की फॉर्म में या इस तरह से वो भी आप खा सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पालक, ठीक है, स्पेनिश, वो आप जिस तरह भी उसका इस्तेमाल करना चाहें, चाहे पका के, चाहे मतलब राइस के साथ या एज अ ग्रेवी, तो आप वो भी पालक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें पथरी हो गई पालक से, ऐसा नहीं होता। पानी हम नहीं पीते ना, हम बहुत कम पानी पीते हैं। आपका डेली 8 से 12 ग्लास पानी आप पिएं तो आपकी बहुत सारी बॉडी फंक्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाते हैं ऑलरेडी। और इसके साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे पास गोश्त यखनी मौजूद है, ठीक है, तो पाए वो बहुत एक अच्छा सोर्स है एज एन एंटी एजिंग डाइट। आप उसको ज़रूर, उसकी यखनी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मरियम, बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया आपने। और ख़ास तौर पे मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हर एक के घर में ट्रे जो है ना वो सजी हुई है, उनके कमरों में उनकी ड्रॉज़ें भरी हुई है मल्टीविटामिन से, मगर वो क्या हमारे लिए ठीक है, हमारे किडनी को किस तरह से ख़राब करें, हमारे लिवर फंक्शन को किस तरह से डैमेज करें, और हमें पता है नहीं मगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का पता होना ज़रूरी था कि किस वक्त कौन सी प्रॉब्लम के तहत आप कौन सी मल्टीविटामिन खाएं। मगर फिर वही बात, मैं और डॉक्टर मरियम यहाँ पर ज़रूर आपको गाइड करेंगे कि आपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना है, एक बार गाइड लाइन ले लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। बाकी अपने टेस्ट कराएं, अगर आपको पता चल जाता है और आपकी कोई ऐसी बॉडी में कमी है तो पहले कोशिश ये करें कि जितने भी जो वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स हैं और इस तरह के ड्राई नट्स, फ्रूट्स, सीड्स, इनसे आप अगर अपनी मल्टीविटामिन्स इनटेक ले सकते हैं तो बहुत बेहतर है, वरना फिर डॉक्टर की मर्ज़ी के मुताबिक आप अपनी बॉडी में ये सारे वाइटामिन खाना इस्तेमाल कर दें। आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं, ठीक है भाई। ज़िंदगी जब किसी का इम्तहान लेती है तो बेख्तियार आँखों में आंसू और दिल में एक टीस सी उठती है और हाथ दुआ के लिए बुलंद हो जाते हैं। इफ्तिखार दर्जी की कहानी बहुत दर्दनाक है। 6 माह कबल ईद पर लोगों के कपड़े देने का प्रेशर था, उसे ब्रेन हैमरेज और फालिश तक ले गया। अस्पताल वालों ने अद्वियात देकर घर भेज दिया। अब वो जिंदा लाश की तरह बेसुध पड़ा है, जिंदगी के दिन पूरे कर रहा है। उसकी बीवी, 2 बेटियां और 3 छोटे छोटे बच्चे बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। उसकी ज़िंदगी के लिए कोशिश कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। गुर्बत और मायूसी उनके घर के हर कोने से झलकती है। बीमार शौहर का इलाज और बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का बोझ एक औरत कितनी मुश्किल से उठा रही है, ये तो वही जानती है। वो अपनी अजियत, अपना दुख कहे तो किससे कहे? क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं? आइए मिलते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? समरा इफ्तिखार। समरा इफ्तिखार। समरा। समरा जी, आपके मियाँ दर्जी जी, और उनको फालिज हो गया है, हिल नहीं सकते, जुल नहीं सकते, जहाँ पड़े वहीं पड़े रहते हैं। जब काम करते थे, लोगों के कपड़े सीते थे तो घर के हालात अच्छे थे, ठीक थे ये एकदम से जब फालिज का अटैक आया, इसके बारे में तो आपने कभी सोचा ही नहीं? सोचा ही नहीं था कभी। इतने छोटे छोटे बच्चे सारा कुछ कैसे पूरा करती हैं? बस अल्लाह कर रहा है, ये मोहल्लेदार वगैरह कर देते हैं हेल्प, कोई बहन भाई आ जाए तो वो कर देता है, बस शुक्र उसका। इन 5 बच्चों के साथ ऐसे ही चल रहा है? ऐसे सिलसिला चल रहा है 5 माह से। यही बेरोजगार मददगार, इसी तरह की जिंदगी इन बच्चों के साथ। इनकी कोई तालीम नहीं, कोई किसी कपड़े पहनना, खाना पीना, रोज का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आज अभी इस वक्त खाना आएगा, दिन का आएगा, रात का आएगा, किसके घर से आ जाएगा। नहीं आया तो नहीं खाया, आ गया तो खा लिया, बस ये गुजारा है जी। कोई अच्छे कपड़े पहनना, नई चीज़, कोई नए त्यौहार, ईद, बकरीद, ये 14 अगस्त, ये झंडियाँ, ये कुछ खुशी, कोई खुशी। क्या मुश्किलात है समरा बहन, आप बताएं प्लीज़, देखने वालों को भी बताएं क्या है, क्या क्या मुश्किल? मुझे पता है बहुत, मगर आपकी ज़बान बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। क्या किया जाए, कैसे बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि बताऊँ कैसे। बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजारा चल रहा है।
कैसे कैसे क्या करती हैं सारा सारा दिन, किस तरह की वो तकलीफ शॉप पे बच्चे साथ यार, बुखार होता होगा, कोई बच्चे किसी को नज़ला जुकाम खांसी, कभी कोई डॉक्टर को नहीं दिखा सकते हैं। घर पे देखा छोटी सी दुकान बनाई है, उसी में सारा कुछ है, एक ही कमरे का घर है, उसी में वही दुकान चल रही है, उसी में 5 बच्चे हैं, वो भी किसी ने बना के दिए, किसी मोहल्लेदार मिलके इनको खाना भेज देते हैं, मगर किस वक्त का आएगा किस वक्त का नहीं आएगा, क्योंकि हालात इतने ख़राब है, कभी किसी का अपना खुद का गुजारा चलता हो कि नहीं चलता हो। देखें, यहाँ इनको बुलाने का मतलब हमारा ये नहीं है कि हम किसी की पेट से जो है कपड़ा उछाल के उतार के तो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ इनको बुलाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं इनके लिए हेल्प की अपील कर रही हूँ आपसे। देखिए, हमसे अल्लाह ताला जब पूछेगा, हमसे सवाल जवाब होंगे ना, तो ऐसे लोगों के लिए होंगे। हमसे इनके बारे में पूछा जाएगा। इनका नंबर डायरेक्ट चल रहा है, ये इनका फ़ोन नंबर है। इनको नहीं पता था जायज़ कैश क्या होता है, इनको नहीं पता था कि इजी पैसा क्या होता है। अभी हमारी टीम ने इनको बना के दिया। सीरियसली देख के तकलीफ में रोना या इस तरह से ग्लेयर आँखों में नहीं लाना चाहती। छोटे छोटे बच्चे हैं और वो पहले ही अपने दुखों से लड़ रही हैं। इनको तो कुछ पता ही नहीं, ना बैंक अकाउंट ना कोई, इनके पास कुछ नहीं है, ये नंबर है बस। और ये नंबर भी इनका तब चलता है क्योंकि सिग्नल वगैरह प्रॉपर नहीं आते, छत वगैरह पे चली जाएं तो आ जाता है। तो ये नंबर आपको मैंने स्क्रीन पे चला के दिया है, समरा है। मैं नंबर पढ़ती हूँ, दोबारा स्क्रीन पे चलाइएगा, मैं ऊँची आवाज़ में पढ़ूँ। 0305 394 6515, ठीक है। ये इनका नंबर है, स्क्रीन पे भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। मुझे कॉल करें, मैं फ़ोन उठाती हूँ, मैं बात करती हूँ। अगर कोई मदद करना चाहता है, चाहे 1 रुपये से, 2 रुपये से, 10 रुपये से, 10,000 से, मुझे पता है पाकिस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है, बहुत करेंगे। आज देखें जैसे जीत कर आए हमारे नौजवान भाई, उनके लिए कितना कुछ किया है, उनका बिजली पानी सब कुछ उनकी जीत की जश्न पे किया है ना। तो जहाँ एक तरफ आप जश्न कर रहे हैं, घर गिफ्ट कर दिया, किसी ने प्लॉट दे दिया, किसी ने पेट्रोल सब दे दिया, तो हमारे पास साहिब हैसियत हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोग हैं, बड़े बड़े। प्लीज़ हेल्प करें। किसी की बेल आई थी, अभी बंद हो गया, प्लीज़ कॉल कीजिए, मैं उठाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे पासवर्ड खोलो बेटा जल्दी से फ़ोन का जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो बेटा, आपके तो फ़ोन के सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं सही से, ये कैसे होगा? कोई कॉल पे कॉल कर रहे हैं आपको, तो 3-4 नंबरों से कॉल आई है। इनका तो फ़ोन की सिम भी ठीक नहीं है मुझे लगता है। कॉल कीजिए दोबारा, मैं फ़ोन अटेंड करूँगी। आप हालत देख सकते हैं, यही सवाल हमसे किया जाएगा, यही हक की राह है जहाँ पे हमने किसी की मदद करनी है। मैं कहती हूँ 500 से भी अगर करते हैं तो कीजिए, अपनी पहल कीजिए, जिस तरीके की जिसकी औसत है उस हिसाब से पहल कीजिए। 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, ये देखें, ये बच्चे और दीनदार बच्चे हैं, आप देख रहे हैं आपके सामने। ऐसे लोगों की मदद कीजिए, आंखें बंद ना कीजिए कबूतर की तरह। बहुत बड़े बड़े अमीर लोग हैं, इंडस्ट्रीज। हेलो हेलो हेलो, अब से लोग कैसे रब्ता करेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। हेलो, वो टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिएगा प्लीज। हेलो, फ़ोन भी, आपका फ़ोन की आवाज़ क्यों नहीं आ रही बेटा? देखो कैसे करेंगे ऐसे, यही फ़ोन इसी तरह है। कोई क्या करेंगे, किस तरह से फ़ोन पे रब्ता है? इनकी पप्पो का नंबर नहीं है। आपका है, किसी का नंबर है? आपका बेटा नंबर है, ये कौन सा नंबर है? आपका नंबर क्या है? दे जल्दी बेटा, नंबर दे, नंबर चेंज कीजिएगा। वो तो नंबर, और कोई जायज़ कैश भी नहीं है, ना इजी पैसा है। आपने इनके घर जाके मदद करनी बेटा। ये कैसे पिक कैसे होगा फ़ोन? मुझे करके दो। ये तो किस तरह से मदद कोई कर सकेगा बेटा? उठाए फ़ोन, उठाए, स्पीकर खोले बेटा। हेलो हेलो
क्या कह रहे हैं, खोलो बेटा। हेलो हेलो, जी जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं? जी बाजी, मिसेस शहजादी जी, क्या जी लाहौर से। जी भाभी क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया, 5,000 आपको इजी पैसा, मगर इजी पैसा है कोई नहीं, मैं आपके नंबर पे कॉल, जैज़ कैश भी इनके पास कुछ भी नहीं है, बड़े नाकाम। मैं इनको अभी बना के दूंगी तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगी, आप इनके फिर उस जैज़ कैश में इनके नाम से कर दीजिएगा, आप शाम तक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया शहजादी जी, थैंक यू। ये नंबर बेटा 849 जो है ये शहजादी जी का नंबर है, इसको बेटा सेव करो। और बहुत लोग हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं भाई? जिशान जी, जिशान भाई क्या कहेंगे इनके लिए, क्या कर सकते हैं? तो क्या चाहते हैं? मैं आपको शो के बाद कॉल करती हूँ, आप मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिएगा जी, ठीक है? बहुत शुक्रिया। जिशान भाई भी मदद करना चाहते हैं बेटा, और दूसरे फ़ोन आ रहे हैं, उठाओ जल्दी उठाओ बेटा, जल्दी 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 जल्दी। आप हम पाकिस्तानी हैं, ये देखें, ये जज्बा है, परेशान नहीं होना आपने। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी बाजी, कौन बोल रही हैं? हेलो जी, हुमैरा ताहिर जी, क्या मदद करना चाहेंगी? हुमैरा ताहिर जी की तरफ से 5,000, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। ये नंबर भी सेव कीजिएगा और दूसरा फ़ोन उठाओ जल्दी से, हुमैरा ताहिर जी की भी तरफ से। अच्छा जी, उनको सबको फ़ोन करना पड़ेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रही हैं बाजी? जी, ये मेरे पास ही बैठी हैं, मैं भी लाइव ही हूँ। मुझे बताइए, कोई मदद करना चाहेंगी? जी बताइए। इनका कुछ भी नहीं बना हुआ बाजी, सब मुझे अभी बना के देना पड़ेगा। मैं आपको कॉल भी कर लूँगी, आप रात को इनको दोबारा कॉल कर लीजिएगा, इनका सब कुछ मैं बना दूँगी, ठीक है? ताकि आप प्लीज़, वाकई बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है बाजी? मैं आपको कॉल करवा दूँगी रात को, ठीक है? थैंक यू, बहुत मेहरबानी। ओह, ये पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तानी जज्बा, मोहब्बत। बेटा कोई और कॉल आए प्लीज़ उठानी है। और बहुत छोटे छोटे बच्चे, बाप नहीं काम कर सकता, और आप लोग जज्बा दिखा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। समरा मेरी बहन का नाम है, इतनी देर से मैं इतना कोशिश कर चुकी हूँ इनका जैज़ कैश बनाने के लिए, इनके अकाउंट बनाने, मगर कुछ भी यहाँ पे हो नहीं पा रहा, ना इजी पैसा का अकाउंट बन रहा है, ना मुझसे जैज़ कैश का। मेरी अभी टीम भी ब्रेक में सारी लगी हुई थी, मगर कोई बना नहीं पाया। अभी कोशिश ही कर रहे हैं हम कि किसी ना किसी तरह से हो जाए। मैं अपने सोशल मीडिया के अकाउंट में, अपने इंस्टा पे FIZA_AALI मेरा जो इंस्टा ID है, उसके ऊपर उठा लें बेटा। ये तो कोई और है, पता नहीं आपका, छोड़ दें ना, ये तो छोड़ दें, उस नंबर पे आएगी कॉल। तो मेरे इंस्टा ID पे, मेरे किसी भी सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे ख़ास तौर पे आप क्या कीजिएगा कि उस पर मैं इनकी आज वीडियो अपलोड करूँगी, और मैं इनका अकाउंट बनाने के बाद उसके ऊपर इनका जैज़ कैश जो है ना वो बना दूँगी, ठीक है? तो जो जैज़ कैश का जो भी इजी पैसा का अकाउंट होगा वो अपनी स्क्रीन पे चला दूँगी, क्योंकि जिसका जो हक है उसको पहुँचे। मगर अगर बैंक अकाउंट मुझे मिल गया किसी का जो रिलायबल होगा, तो वो मैं कोशिश करूँगी कि वो जो है वो लगा दूँ स्क्रीन के ऊपर। मगर जब आप इनको बैंक में भी किसी के पैसे भेजें, किसी के अकाउंट के साथ, या इनके कोई जानने वाले होंगे, तो आपने इनके नंबर पे इनको व्हाट्सएप कर देनी। व्हाट्सएप चलता है आपका? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्हाट्सएप कर देनी है, बता देना, इसको साइलेंट करके इतने पैसे इस पे भेज दिए, ठीक है? तो फिर इनके पास वो आ जाएंगे। ये एक तरीका है। दूसरा ये कि
आप डायरेक्ट साहिब हैसियत है, कोई मुलाजिम को भेज के या ख़ुद जाकर भी आप इनके घर पे जो भी 5-10 जैसे आपको लगता है, या और आप साहिब हैसियत हैं, आपको लगता है कि महीने का राशन वगैरह कुछ भी तो आप कर दें। देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, आप यकीन कीजिए पूरा सेट हमारा 5 बच्चे हैं, लाले पड़े हुए, खाने को नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं। हमसे तो यहाँ पर हम महंगाई को रो रहे हैं, हम बिजली को रो रहे हैं, इनके बस खाने को नहीं है, बच्चों को खिलाने को नहीं है। बाप का हाल देखें, हिला नहीं जाता उनसे, फालिज है। हमसे यही आजमाइश है हमारी, यही पूछताछ है, कैसे जीते होंगे, कैसे खाते होंगे ये लोग, कैसे बाप का दर्द बर्दाश्त करते होंगे। देखें उस इंसान को तो नहीं पता था कि उसके साथ ये होगा। कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है भाई? जी वालेकुम अस्सलाम, वकास बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी वकास भाई, क्या कहना चाहेंगे? जी ये बाजी की मदद करनी थी 5000 रुपये की। बहुत शुक्रिया वकास भाई, अपना नंबर पीछे लिखवा दें, मैं आपको इनका जो भी अकाउंट बनता है, इजी पैसा, जैज़ कैश, मैं आपको बना के व्हाट्सएप करती हूँ, ठीक है? और अगर आपने इनके घर जाके करना है तो और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे लगता है कभी किसी का दुख बांट के, दर्द बांट के भी बहुत मदद मिलती है। बाजी कहाँ रहती हैं आप? जोड़े पुल अल फैसल जी? टाउन में। जोड़े पुल अल फैसल टाउन। जोड़े बिलाल जोड़े पुल अल फैसल टाउन, अल फैसल टाउन लाहौर। जी लाहौर। ठीक है, मैं हाउस नंबर भी बता दूं कि आपका, मेरा तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। हाउस नंबर क्या है आपका? हाउस नंबर 18, 4 नंबर गली है, मदनी मस्जिद वाली 4 नंबर सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक 4 नंबर गली। 4 नंबर गली, तो मकान नंबर 18। मकान नंबर 18, जी, ठीक है जी। अच्छा, आप घर भी जा सकते हैं, मैं वीडियो बना के इनके घर का नंबर, पता, सब कुछ अपलोड करूंगी। इतनी कोई दूर नहीं है, लाहौर में रहती हैं, जाके आप। हेलो भाई साहब जी, भाई कौन? जी मुजफ्फरगढ़ से कॉल है जी। भाई क्या मदद करना चाहेंगे? नहीं बना भाई, कुछ भी नहीं बनाना है, सारा कुछ अभी बनाना है। अभी कोशिश की ब्रेक में, हम सब ने कुछ भी नहीं अभी हुआ। ये जेन्युइन फैमिली है, सीरियसली, इन लोग को कुछ पता ही नहीं है, ये सफ़ेद पोश फैमिली है। मैं बना के तो अपलोड कर दूंगी, वरना मैं अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगी इनका कोई भी ऐसे ख़ानदान का अकाउंट जो जानने वाले इनके रिश्तेदार हैं उसका अकाउंट, फिर मैं वो अपलोड कर दूंगी अपने सोशल मीडिया पे। आज आप मेरी सोशल मीडिया पे स्टोरी भी, मेरे इन सब शोज़ पे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है जी? तो वहाँ पे दे दूंगी, बाकी आपको व्हाट्सएप कर देंगे भाई। शुक्रिया।